वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं 2 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण खंड को। दोस्तों, दैनिक जागरण हमारे लिए हो सकता है हर कोई जन दैनिक जागरण नहीं पढ़ता, लेकिन हम में से बहुत अधिक दैनिक जागरण को अवॉइड कर देते हैं और साथ ही इसमें काफी ज्यादा अच्छा आर्टिकल्स भी मिलते हैं और साथ ही हमारे जो हमें ज्यादा जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं या फिर किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म से किसी ऐप से तैयारी करते हैं उनके लिए काफी हार्ड हो जाता है कि वो कैब आंसर राइटिंग करते समय हमारे पास वो कैब नहीं होता, हमारे थॉट नहीं खुल पाते हैं, सोचने मल्टी डायमेंशनल हमारे पास थॉट अप्रोच नहीं आ पाता। लेकिन जब हम किसी भी न्यूज़पेपर, स्पेशली अगर बात करें दैनिक जागरण द हिंदू की, तो उसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसमें हमारे थॉट्स खुलते हैं, मल्टी डायमेंशनल सोचने की हमारे पास क्षमता आती है। इसी के मद्देनजर हमने दैनिक जागरण और द हिंदू स्टार्ट किया है, तो आई होप कि आप जरूर फॉलो करेंगे और उसको जरूर देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण का। तो दैनिक जागरण में हम उन्हीं खबरों को शामिल करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। तो ये फ्रंट न्यूज हमारा कोई काम का नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। और सेकंड न्यूज भी हमारे काम का नहीं है, छोड़ते हैं। लेकिन थर्ड न्यूज हमारे काम का है। तो इसमें चुनावी बॉन्ड की लगातार चर्चा हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट किया है भारत सरकार के ऊपर, तो वो आज देखेंगे। तो चुनावी बॉन्ड योजना, चुनिंदा गुमनामी व गोपनीयता। कहा जा रहा है कि कुछ खास पॉलिटिकल पार्टी को ही चुनिंदा और गुमनामी और गोपनीयता रखने का अधिकार दिया गया है। ऐसा जो है किसी भी हाल में चुनावी बॉन्ड योजना जो है सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना के साथ समस्या यह है कि इसमें चुनिंदा चुनिंदा गुमनामी और चुनिंदा गोपनीयता का प्राविधान है, क्योंकि विवरण भारतीय स्टेट बैंक के पास है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी उन्हें हासिल कर सकती हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 संसदीय संविधान पीठ ने केंद्र की ओर से दलील रखी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल कहने का मतलब ये है कि भारत का एक जो है भारत का वकील सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है, जो कि भारत के सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में अपना दलील भारत सरकार का पक्ष लेता है। तुषार मेहता से कहा कि योजना के साथ समस्या तब होगी जब यह राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान नहीं करेगी और अगर यह अपारदर्शी होगी। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दलीलें सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पूरी तरह से प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में वैध धन लाने के प्रयास के लिए इसमें संपूर्ण जानकारी का प्रावधान होना चाहिए। पीठ के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पाटीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत चुनावी बॉन्ड एसबीआई की कुछ खास अधिकृत शाखाओं में जारी या खरीदा जाता है। चुनाव सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा, आपको यह तर्क यदि आप इस योजना को रद्द कर देते हैं तो आप पहले से मौजूद स्थिति में चले जाएंगे। इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि हम सरकार को एक पारदर्शी योजना या ऐसी योजना लाने से नहीं रोक रहे हैं जिसमें समान अवसर उपलब्ध हो। दिन भर चली सुनवाई के दौरान पीठ ने चुनाव आयोग से प्रत्येक आम चुनाव या विधानसभा के लिए औसत आवश्यक कुल राशि और इन ब्रांडों के माध्यम से एकत्र और उपयोग की गई धनराशि के बारे में भी पूछा है। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगा। तो इसके बारे में चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता के पीछे पक्ष में क्यों तर्क दिया जा रहा है और गवर्नमेंट क्या पक्ष दिया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या पक्ष दे रही है, इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो है। हाँ, तो चुनावी चंदे में हो पारदर्शिता क्यों होनी चाहिए, जो चुनावी बॉन्ड्स में उसमें पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी क्यों होनी चाहिए। तो आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके ऊपर।
तो देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने से पहले केंद्र सरकार का पक्ष रखा। कहा कहा है कि देश की जनता को राजनीतिक दलों को चंदा कौन देता है यह जानने का अधिकार नहीं है। चुनावी बॉन्ड चंदा देने का एक स्वच्छ जरिया है, इसलिए इसके नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले के अनुसार हर प्रत्याशी को बाध्य किया गया है कि वह चुनाव के दौरान अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी दे। मतदाताओं को आपराधिक छवि के उम्मीदवारों के बारे में जानने का हक तो है, लेकिन दलों के चंदे का स्रोत क्या है इसे जानने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल के इस सिलसिले में तर्क दिया कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को जानने के अधिकार का मतलब यह नहीं कि पार्टियों के वित्त पोषण के बारे में जानने का अधिकार भी है। वर्ष 2018 में चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का कानून बनाया गया था। अब राजनीतिक दल इसके माध्यम से चंदा लेते हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया था कि इस व्यवस्था के शुरू होने से देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शी आ जाएगी। कानून बनाते समय इससे काले धन का भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का दावा किया गया था। ये ब्रांड एक बाजार 10,000, 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ के गुणक में उपलब्ध होंगे। जो बॉन्ड होंगे, बॉन्ड जिसको कोई भी अगर एक आम आदमी खरीदना चाहे तो वो बॉन्ड जो है 1 लाख जो है 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणज में होगा। तो ऐसे करके आप एक सपोज करिए कि 1,000 का बॉन्ड है, उसको आप खरीदते हैं तो वो बॉन्ड आपको मिलेगा और पैसा उस राजनीतिक पार्टी को चला जाएगा। तो ये बॉन्ड होगा 1,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 करोड़ का, 10 लाख का और 1 करोड़ का। इन्हें केवल एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं के द्वारा ही खरीदा जा सकता है। खरीदार को बैंक खातों से भुगतान करना होता है। भारत का कोई भी नागरिक या संस्था ये बॉन्ड खरीद कर दलों को देने के लिए स्वतंत्र है और बॉन्ड पर दानदाता का नाम नहीं लिखा होता है। इस दान को लेने का हक केवल उन्हीं दलों को है जिन्हें चुनाव आयोग की मान्यता के साथ 1% से ज्यादा वोट मिले हों। वित्त विधेयक 2017 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति या कंपनी चेक या ई पेमेंट के जरिए चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ये बियरर चेक की तरह होता है, बियरर ब्रांड होते हैं। मसलन इन्हें दल चेक की तरह बैंकों से भुगतान कर सकते हैं। चूंकि बॉन्ड केवल ई ट्रांसफर या चेक से खरीदे जा सकते हैं, इसलिए खरीदारी करने वाले का नाम पता होगा, लेकिन पाने वाले का नाम गोपनीय रहेगा। इससे काले धन को बढ़ावा मिलने की आशंका है। कंपनियां इस बॉन्ड को राजनीतिक दलों को देकर फिर से किसी अन्य रूप में वापस ले सकते हैं। कोई कंपनी या व्यक्ति बॉन्ड खरीदने पर किए गए खर्च को अपने बही खाते में तो दर्ज कराएगा, लेकिन यह बताने को मजबूर नहीं रहेगा कि ये बॉन्ड किसे दिए हैं। जबकि इस सरकार ने काले धन पर अंकुश लगाने की तुष्टि से राजनीतिक दलों को मिलने वाले नगद चंदे में पारदर्शिता लाने की पहल करते हुए नगद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी थी। केंद्र सरकार ने यह प्रश्न चुनाव आयोग की सिफारिश पर की थी। आयोग ने इस पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर सुझाव दिया था। इस कानून में संशोधन के बाद जरूरत तो यह थी कि दान में मिलने वाली 2,000 अधिक राशि तक की राशि को दानदाता के आधार पर पहचान को आधार से जोड़ा जाता है, जिससे दानदाता के बारे में पता होता। किंतु ऐसा न करते हुए सरकार ने निर्वाचन बॉन्ड के जरिए उपरोक्त प्राविधानों का पानी फेर दिया। अटॉर्नी जनरल की दलील से माना जाता है कि सरकार राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के हक में नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक जो अभी रूलिंग पार्टी है वो किसी भी हाल में जो चल रही पारदर्शी जो कानून है, चुनावी बॉन्ड कानून है, उसको हटाना नहीं चाह रही है। एक अनुमान के अनुसार देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं। इस खर्च में बड़ा धनराशि, काला धन और आवारा पूंजी होती है, जो औद्योगिक घरानों और बड़े घरानों के बाद लेती है। आरंभिक उदारवाद के बाद यह बीमारी सभी दलों में पनपी है, जहां इस कारण दलों के एक जन भागीदारी निरंतर घट रही है। मसलन कारपोरेट कारपोरेट फंडिंग के रूप कारपोरेट फंडिंग के ग्रास रूट फंडिंग का काम खत्म कर दिया है। इस वजह से दलों के यहाँ आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने उनकी दूरी भी बढ़ती चली गई है। आम आदमी कार्यकर्ताओं के बजाय धन बलियों को उम्मीदवार बना लेते हैं। नतीजतन लोकसभा और विधानसभा के पूंजीपत जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चुनावी बॉन्ड ने तो अब दलों को यह सुविधा भी दे दी है कि उन्हें जो चंदा बॉन्ड के जरिए मिलेगा उसकी नतीजतन उसकी लेगा उसकी जानकारी बॉन्ड निर्वाचन आयोग को भी जानकारी देना जरूरी नहीं है। आशंका है कि इस समय बदले दल औद्योगिक घरानों में काम चले। तो जो चंदा देती है गवर्नमेंट, जो चंदा गवर्नमेंट को देना चाहती है वो बॉन्ड के जरिए दे सकती है। और साथ ही इसमें शामिल किया गया है कि जरूरी नहीं है कि नाम मेंशन करें, रिसीवर का नाम पता होना चाहिए। तो चुनावी चंदे में क्यों पारदर्शिता होनी चाहिए कि इससे जो है एक सर्कल क्रिएट होता है कि कोई भी कारपोरेट घराना, अब आम आदमी तो कोई भी इतना चुनावी चंदा दे नहीं सकता जिसको उस पार्टी से कुछ लाभ मिलने वाला रहेगा, या भविष्य काल में उससे कुछ काम निकलवाना रहेगा, तभी किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जाएगा उस कारपोरेट घराने के द्वारा। तो वो जो जो दे रहा है वो किस पार्टिकुलर किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, कौन दे रहा है, दान दे रहा है, इसके सारे जो डिटेल है वो सारे पब्लिक में पब्लिश होनी चाहिए। ये दरकार की जा रही है कि एक अनुमान के अनुसार देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 50 करोड़ से ज्यादा खर्च होते हैं। इस खर्चे में बड़ी धनराशि, काला धन और आवारा पूंजी होती है, जो औद्योगिक घरानों और बड़े व्यापारियों से ली जाती है। आर्थिक उदारवाद के बाद यह बीमारी सभी दलों में पनपी है। इस कारण दलों में जन भागीदारी निरंतर घट रही है। जो जन भागीदारी, लोगों आम जनता के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घटती जा रही है। मसलन कारपोरेट फंडिंग से ग्रास रूट फंडिंग का काम खत्म कर दिया गया है। इस वजह से दलों में जहां आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हुआ, वहीं आम आदमी से उनकी दूरी भी बढ़ती चली गई है। आम दल दल आम कार्यकर्ताओं के बजाय दल धन बलियों के उम्मीदवार और बनाने लग गए हैं। नतीजतन लोकसभा और विधानसभाओं में पूंजीपति जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चुनावी बॉन्ड ने तो अब दलों की यह सुविधा भी दे दी है कि उन्हें जो चंदा बॉन्ड के जरिए मिलेगा उनकी जानकारी निर्वाचन आयोग को भी देने की जरूरत नहीं है। आशंका यह है कि इस चंदे के बदले दल औद्योगिक घरानों के हित साधने का काम करते हैं। जैसे कि अभी हालांकि हाल ही में न्यूजों में रही मोइन, जो जो वेस्ट बंगाल की जो एमपीज हैं, मोइना पात्रे, तो उन्होंने यही अभी हालांकि उनके खिलाफ जो दायर याचिका या उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो जस्टिफाई नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अभी जो न्यूज है उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वे पैसे लेकर संसद में क्वेश्चन पूछती थी। तो वे जनप्रतिनिधि जो है जनता की इच्छाओं का जो
अपनी विशेषाधिकार, संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन और साथ ही एक संसद की नैतिकता का उल्लंघन माना जाता है। तो इसलिए चुनावी चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे जो है कार्बन बाजार से पर्यावरण संरक्षण। कार्बन बाजार क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण जैसे कि पेरिस समझौता और साथ ही बढ़ते क्लाइमेट चेंज को देखते हुए कार्बन बाजार बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। क्या है कार्बन बाजार? कि एक एक बॉन्ड समझिए, एक बॉन्ड जो कि किसी भी कंपनी के द्वारा अगर कम कम कार्बन उत्सर्जन कम कार्बन उत्सर्जन करती है तो उससे जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको वो हम आगे बेच सकता है। तो ये कार्बन बाजार एक सर्टिफिकेट के तौर पर होता है। धरती पर मौजूद जीवाश्म और खनिज संपदा को तैयार होने में लाखों वर्ष लगते हैं। इंसानी जरूरतों के लिए बेहद कम समय में जैव विविधता का दोहन कर दिया जाता है। प्रकृति से मिलने वाले इन बेशकीमती उपहारों के बदले धरती को कार्बन उत्सर्जन और तापमान में बेतहाशा वृद्धि मिलता है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, पिघलते ग्लेशियर, विलुप्त होती प्रजातियों का भयावह तस्वीरें हमारे सामने है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर काम कर रही हैं। जीरो जीरो नेट कार्बन की ओर सारे देश का लक्ष्य है। जैसे भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन है। तो ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों ने यूनाइटेड नेशन फ्रेम ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफएससी में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य साझा किया है। मालदीव 2030, फिनलैंड 2035, जर्मनी 2045, चाइना 2060 और भारत 2017 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री 2035, अमेजन 2040, ब्रिटेन की तेल कंपनी 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना चाहती है। मिट्टी, वन, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव कार्बन समुद्र कार्बन सिंक के माध्यम में वैश्विक भूकार्बन में 3-4% हिस्से पर आच्छादित 3-4% हिस्से पर आच्छादित आर्द्र भूमि 540 गीगाटन कार्बन संग्रह करती है, पर 1970 से अब तक 35% आर्द्र भूमि खत्म हो चुकी है। पिछले 2 दशक में 54% मैंग्रोव भी विलुप्त हो चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कटौती संभव है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन कर भी अहम जरिया है। मानवीय एवं औद्योगिक गतिविधियों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आकलन और भरपाई के लिए कार्बन क्रेडिट व्यवस्था लोकप्रिय हो गई। क्या है कार्बन क्रेडिट व्यवस्था? तो क्योटो प्रोटोकॉल में नींव रखी गई थी कार्बन बाजार की चर्चा सबसे पहले 97 क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी। इसके अतिरिक्त 2005 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट खरीदने व बेचने की व्यवस्था मंजूरी मिली। इसमें एक देश जो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहा है वह कार्बन उत्सर्जन के पिछड़ रहे देश को कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। इससे कार्बन उत्सर्जक देश को हरित पहल में योगदान या भरपाई का विकल्प मिलता है। कार्बन उत्सर्जन को लेकर सिर्फ विकसित देशों की जवाबदेही तय होना। क्योटो प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा विरोधाभास था। 30% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए पूरा जोर यूरोप पर आ गया। कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उन पर कार्यवाही की कोई नियामकीय व्यवस्था भी नहीं थी। अंततः 2008 की आर्थिक
मंदी ने जलवायु न्याय की इस अभिनव व्यवस्था को नाकाम कर दिया, हालांकि स्वैच्छिक कार्बन बाजार जारी है। पेरिस समझौते ने कार्बन बाजार को दी और शकल। तो पेरिस समझौता जो हुआ 2015, 2015 में अस्तित्व में आया पेरिस समझौता कार्बन बाजार को नियमन दायरे में लाया है। इसमें हर देश के स्वैच्छिक रूप से कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया गया है। पेरिस समझौता दो देशों के बीच कार्बन क्रेडिट का नियमन करता है। सरकारों की मंजूरी के बाद दो देशों के निकायों के बीच कार्बन क्रेडिट का आदान प्रदान होता है। कार्बन क्रेडिट कॉर्पोरेट फुटप्रिंट रिडक्शन अकाउंट में उपयोग होता है। कार्बन बाजार संस्थानों को डिकार्बोनाइजेशन, कार्बन सामग्री कम करने की प्रक्रिया नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सहयोग करता है। कार्बन क्रेडिट की सलाहकार संस्थाएं कंपनियों को उनकी परियोजनाओं और कारोबारी कारोबारी गतिविधियों से कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय बताती हैं। इससे वे कार्बन क्रेडिट सृजित करती हैं। इस कार्बन क्रेडिट को निश्चित लेखा परीक्षक द्वारा परखा जाता है। ये कार्बन क्रेडिट यूएनएफसीसी द्वारा तय नियमन पर बनाई गई रजिस्ट्रियों में जमा होते हैं। कार्बन बाजार व्यवस्था कंपनियों को ग्रीन फंड और निवेश जुटाने में मदद करती है। इस तरह हरित अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। भारत का कार्बन बाजार। भारत स्वैच्छिक स्तर पर कार्बन साख का कारोबार 2005 से जारी है। निजी क्षेत्र की कई कंपनियां इस ओर मजबूत से कदम बढ़ा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ कार्बन क्रेडिट बनाने के करीब है। अब देश में कार्बन बाजार को लेकर नियामकीय व्यवस्था विकसित की जा रही है। 28 जून 2023 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना 2023 को अधिनियमित किया। देश में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीएआई को नियामकीय बनाया गया है। तो भारत का भी कोशिश लगातार है कि जो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए और कार्बन क्रेडिट जो बाजार है उसको लागू किया जाए। लगभग भारत में हर समिट में, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो फॉलो करने की बात हो, या पृथ्वी सम्मेलन 1992 की, या फिर पेरिस समझौता 2015 की, सभी में अपना शिरकत जो है भारत की जो नीति है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर है और समान किंतु विभिन्न उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने की, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री उनके द्वारा कार्बन उत्सर्जन लगभग 3 देश अमेरिका, चाइना और रशिया, इन लोगों के द्वारा जो है ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया जाता है। तो इन देशों, विकसित डेवलप्ड देश और जो यूरोपीय कंट्री हैं, इन लोगों के को जो है समान, जो लक्ष्य समान होना चाहिए कार्बन एमिशन के, लेकिन उत्तरदायित्व ज्यादा इन लोग को एक फंडिंग करना चाहिए डेवलपिंग कंट्री को, ये रखा गया है। तो उसमें फंडिंग का जो ज्यादा मिलेगी तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपनी जो है कार्बन नीति में ग्रीन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो ये था कार्बन बाजार से पर्यावरण संरक्षण। अगर कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो पर्यावरण संरक्षण में बढ़ावा मिलेगा। और नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है आईआर के आर्टिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो हमारे भारत का जो कूटनीतिक परीक्षा, अभी जो मेनली जो सारे देश जो है, अभी कोई इसराइल के पक्ष ले रहा है तो कोई हमास और फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? जबकि भारत का स्टैंड जो है पैलेस्टीनियन को लेकर भी अनाउंस किया गया है कि भारत पैलेस्टीनियन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर देखना चाहता है, उसके हितों के साथ रहना चाहता है। और साथ ही हमास का इसराइल पर हुए हमलों का भी भारत ने एक क्रिटिसिज्म किया। तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कि भारत को अब क्या करना चाहिए कि जब दुनिया इजराइल हमास मुद्दे पर अप्रत्याशित रूप से विभाजित हो रही, तब भारत को अपना कूटनीतिक कौशल दिखाना होगा। हमास इजराइल टकराव के बीच मुश्किलें झेल रहे गाजा के लोग
लोगों तक राहत एवं मदद पहुंचाने से जुड़े एक प्रस्ताव पर बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ। जॉर्डन की पहल पर आए इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने मतदान किया। अमेरिका सहित 15 देशों ने इसका विरोध किया, जबकि 44 देश इस मत से अनुपस्थित रहे, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े वोट यही दर्शाते हैं कि गाजा के पक्ष में समर्थन केवल अरब जगत और मुस्लिम देशों तक नहीं सिमटा हुआ है। अधिकांश देश अब चाहते हैं कि गाजा के आम नागरिकों को हमास के आतंकी हमले का खामियाजा न भुगतना पड़े, जो अब इजराइल पर 7 अक्टूबर को किया गया था। 7 अक्टूबर को किया गया था। हमास के उस हमले में 1400 लोग मारे गए थे इजराइल के, और उसमें 1100 से अधिक महिला, बच्चे और बुजुर्ग थे। इतना ही नहीं, हमास के आतंकी अपने साथ 229 लोगों को बांधकर बंदी बनाकर ले गए थे। हमले पर प्रतिक्रिया में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हिटलर के समय हुए यहूदी नरसंहार के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला है। यह नरसंहार में करीब 60 लाख यहूदी मारे गए थे। इजरायली वायुसेना हमास के हमले के तुरंत बाद सक्रिय हो गई। उसने गाजा पर बमबारी शुरू कर दिया। अब इजरायली सुरक्षा बल में प्रवेश भी कर चुके हैं। इजरायली बमबारी में अब तक तमाम लोग मारे गए हैं, इसमें एक बड़ी संख्या बच्चों की है। इजराइल ने हमास की सफाई का संकल्प लिया है। उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। असल में यह सरकार का ही नहीं बल्कि अधिकांश इजरायलियों का एकनिष्ठ लक्ष्य है। इसके चलते प्रधानमंत्री नेतन्याहू में आपातकालीन साझा सरकार भी गठित की गई है। नेतन्याहू ने जनता को चेताया है कि हमास के साथ युद्ध अब कठिन दौर में पहुंच गया है, जो लंबा भी खींच सकता है। इस अभियान के चलते इस्लामिक जगत में उकसावे वाली संभावित प्रतिक्रियाओं के बावजूद इजराइल हमास को समाप्त करने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस मुहिम में उसे अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल जाकर एकजुटता भी दिखाई। हालांकि वह यह भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू सरकार ने वे सभी कदम उठाए जिससे गाजा के आम नागरिक मुश्किल न बढ़े। उन्होंने गाजा में रह रहे जो निर्दोष हैं उनके लिए जो है अपना जो कंपनसेशन और साथ ही जो उनके प्रति करुणा दर्शाई। कहा कि जो हमास की वजह से जो बेगुनाह है उनको कोई तकलीफ ना हो, नागरिक मुश्किल में ना बढ़े। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि गाजा के लोग एक भीषण मानवीय आपदा से जूझ रहे हैं। बिजली नहीं है, दवाएं भी सीमित मात्रा में बची हैं। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रह रहे हैं। लगातार पलायन जारी है। ईरान जैसे देश और इजराइल के प्रति नफरत रखने वाले के अलावा हर किसी ने हमास के आतंकी हमले की निंदा की। हमास और उसके जैसे सोच वालों की फलस्तीन को लेकर इजरायली नतीजों के प्रति जो शिकायतें हैं उनमें कुछ जायज भी हो सकता है, लेकिन हमास की आतंकी करतूत किसी लिहाज से माफी लायक नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अब हमास के हमले से अधिक इजरायली प्रतिक्रिया पर केंद्रित हो गया है। वैश्विक मुद्दों पर सामान्य रूप से एक समान दृष्टिकोण रखने वाले देशों के समूह में ही इस पर विभाजन की स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य और यूरोपीय संघ के अहम हिस्से फ्रांस ने अमेरिकी रुख का विरोध करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय संघ के सदस्यों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। यह विभाजन केवल यूरोपीय संघ ही नहीं बल्कि उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकी संघ, आसियान और यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी तक दिख रहा है। प्रस्ताव पर मतदान से भारत अनुपस्थित रहा तो नेपाल और श्रीलंका सहित दक्षिण एशियाई देशों ने उसके पक्ष में मतदान किया। इजराइल की इस लड़ाई ने दुनिया को अप्रत्याशित रूप में बांट दिया है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका इजराइल का पूर्ण समर्थन करता रहेगा। इस दौरान अमेरिका, अरब और इस्लामिक जगत के समक्ष यह भी दर्शाया गया कि इस प्रयास में
है कि गाजा के लोगों की मुसीबत न झेलनी पड़े। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बाद भारत ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि अब यह मामला संवाद और कूटनीति से तय होना चाहिए। भारत ने गाजा के निवासियों को हर संभव मदद का भी समर्थन किया। भारत ने फालिस्तीन राष्ट्र को लेकर भी अपना पुराना रवैया दोहराया। इजराइल के साथ जुड़े व्यापक हितों के बावजूद भारत ने यह रुख दर्शाया। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर स्वाभाविक साझेदार होने के अलावा इजराइल के साथ भारत के आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते भी बढ़ रहे हैं। कृषि से लेकर रक्षा तक। रक्षा जैसे विविधीकृत क्षेत्रों में भारत को इजरायली तकनीक से बहुत लाभ मिला है। इसके साथ ही अरब जगत, विशेषकर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में भारत के महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति के दृष्टिकोण से ये देश बहुत अहम है। जैसे अ, भारत का भारत का जो इजराइल के साथ संबंध है, कृषि के साथ व्यापारिक संबंध, कृषि, व्यापार, रक्षा आदि मामलों में व्यापारिक साझा और साथ ही कूटनीतिक संबंध भी बहुत अहम महत्वपूर्ण है। जो इजराइल है काफी समय से भारत का एक निकटतम मित्रों में से एक है। भारत ने इजराइल को मान्यता तो 1950 में प्रदान कर दी थी, लेकिन कूटनीतिक रिश्ते 1992 में शुरू किए तब किसी भी अरब देश ने भारत का विरोध नहीं किया। भारत इस क्षेत्र में आंतरिक संघर्ष से बचते हुए द्विपक्षीय साझेदारियों के दम पर अपने हितों को संतुलित रखता आया है। यह इन देशों के लिए भी लाभदायक नीति रही है जिन्हें भारत का उभार अपने हितों को अनुकूल लगा, जिसने अपने समूचे क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान किया। भारत किसी भी खेमेबाजी में शामिल होने से बचने वाली अपनी जांची परखी नीति अपनाए रहनी होगी, जब खासतौर से तब जब वह I2U2 यानी अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत की भागीदारी वाले समूह का सदस्य है। इस समूह का घोषित लक्ष्य अधिक समृद्धि, जिसके केंद्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ाना इस समय आवश्यक है कि भारत इन पहलुओं पर जोर दे। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अरब नेताओं के सीधे संपर्क में है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी इनमें शामिल हैं। असल में अब समय भारत कूटनीति को अपना कौशल दिखाना होगा, क्योंकि दुनिया इजराइल हमले, हमास मुद्दे पर अप्रत्याशित रूप से विभाजित हो रही है। शुरुआत में जब हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया जाता है तो पूरा वर्ल्ड जो है हमास का आलोचना करते हैं, लेकिन जो उसके बदले में उसके जवाबी हमले के रूप में इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन और खासकर गाजा में स्थित लोगों पे आक्रमण करता है, तो सारे देशों का जो ध्यान जो है इजराइल के जवाबी हमले पर आ जाता है, उसके क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमास के कुछ लोगों के वजह से गाजा में रह रहे बेगुनाह लोगों को बेवजह उनको सजा भुगतनी पड़ रही है। वहां पे पानी, बिजली, विद्युत और ट्रीटमेंट की कमी, अभाव हो रही है। लगातार परेशानी से जूझ रहे हैं वहां के लोग। तो इसमें इजराइल का स्टैंड है कि जब तक हमास के जो प्रमुख है उसका खात्मा नहीं हो जाता तब तक वह जवाबी हमला रोकेगा नहीं। तो ऐसे में जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, महासभा है, ये भी उन्होंने भी दरकार की है कि इजराइल को युद्ध बंद कर देना चाहिए गाजा में। और भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है कि संवाद और कूटनीतिक तरीके से किसी भी युद्ध से निपटा जा सकता है। तो भारत का स्टैंड इजराइल के साथ भी है और फिलिस्तीन के साथ भी है, लेकिन हमास का कहीं ना कहीं भारत कड़ा विरोध करता है, उसके आतंकवादी एक्टिविटी का विरोध करता है। तो ये भारत का स्टैंड है इंटरनेशनल रिलेशन को सभी की तरफ से तटस्थता बनाए रखते हुए, जो भारत की कूटनीतिक नीति का अहम हिस्सा है। तो ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
और जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हमने कवर कर दिया। एक वन लाइनर फैक्ट के रूप में कुछ न्यूज देखते हैं। वन लाइनर फैक्ट, वन लाइनर फैक्ट में एकेडमी ऑफ बुक प्राइज, एकेडमी ऑफ बुक जो ब्रिटेन का है, ब्रिटिश ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की विजेता बनी भारतवंशी नंदिनी दास। और नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का निदेशक जो बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना की बेटी बेटी जो कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उनको साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले निदेशक नामित किया गया है। तो सामिया वाजेद जो दक्षिण पूर्व एशिया के अगले निदेशक होंगे, और साथ ही नंदिनी दास जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की विजेता बनी है। वन लाइनर में बस इतना ही, और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आज का न्यूज यहीं तक, मिलते हैं कल के सेशन में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में मेंशन करिएगा कि क्या कमी है और कैसे सुधारा जा सकता है। वीडियो को अंत